साथियों, सभी को जय मूलवासी। मैं प्रवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली। आप सभी साथियों से कुछ समय पहले आज फेसबुक पेज पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी थी कि 69 आजमगढ़ लोकसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है 2022 में, उसके संबंध में मुझे महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपके बीच में आना पड़ा। इस चुनाव को लेकर के तो आजमगढ़ की सभी सम्मानित मतदाता बंधुओं से मैं जो अपील करने जा रहा हूं, उसके लिए मैं आज अभी अपने पेज पर लाइव हुआ हूं। तो जो भी साथी मुझे देख पा रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मैं उनसे खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, और मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है, उसके लिए थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। विकास नायक जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं अभी, जय मूलवासी लिख रहे हैं। विकास जी जय मूलवासी। रोशन मेश्राम जी जय मूलवासी। सर, हम आपके साथ हैं, थैंक यू सो मच। एडवोकेट एंथोनी रावण जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं अभी, जय मूलवासी लिख रहे हैं। अभी जल्दी से जल्दी मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, इसको लेकर के आज मैं आपके बीच में लाइव आया हूँ। आप सभी को मालूम है कि अभी उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीट का चुनाव हो रहा है, जिसमें कि बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से एक समर्थित प्रत्याशी को हम लोगों ने समर्थन दिया है, अपने निर्दलीय प्रत्याशी जी को। उसके लिए मैं आपके बीच में लाइव हुआ हूं। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आखिर आपको वोट क्यों करना चाहिए। धर्मेंद्र कुमार मौर्य जी जुड़ चुके हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद लिख रहे हैं। जिंदाबाद मौर्य जी। साथी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। अभी 14 लोग मुझे देख पा रहे हैं, और विशेष तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ क्षेत्र में, जिस संसदीय क्षेत्र में ये चुनाव होने जा रहा है, वहां के साथी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये खास संदेश सभी मतदाता बंधुओं के पास पहुंच सके। आवाज आ रही है? टीएस कामले जी लिख रहे हैं। दिव्या रॉय जी कह रहे हैं जय मूलवासी रॉय जी। सोनू निगम जी भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। आप सभी साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, इसके लिए मैं आप सभी से अपील करता हूं। जयदीप परमार जी जय मूलवासी। विकास नायक जी कह रहे हैं आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है सर जी। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू बताने के लिए। मदन कुमार मौर्य जी भी जुड़ चुके हैं। ईश्वर वाशवे जी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको जो है। दोस्तों, बस मैं कुछ ही सेकंड में आपसे उस चर्चा में शामिल होने के लिए अनुरोध कर रहा हूं। दोस्तों, मैं शुरू करता हूं अपनी बात को। दरअसल आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी कुछ राज्यों में लोकसभा और विधानसभाओं का उपचुनाव हो रहा है। ये तो कल 23 तारीख को आजमगढ़ 69 लोकसभा का उपचुनाव का वोटिंग है, और मैं इस चुनाव प्रचार में खुद आया हुआ हूं। इधर में काफ़ी सारे साथियों से मुलाकातें हुई, डायरेक्ट जनता से हमारी मुलाकातें हुई। तो जो बातें हमको सुनने को मिली, मैं खास तौर पर जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि ये मात्र 1.5 साल का चुनाव है, लगभग 1.5 साल का चुनाव है, और इस चुनाव में किसी की भी सरकार बनने बिगड़ने वाली नहीं है। जो यथास्थिति है वैसे ही रहेगी।
और यहाँ से कुछ निर्दलीय प्रत्याशी, कुछ प्रस्थापित पार्टियों से भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, और वो लोग लड़ रहे हैं खास तौर पर जो आजमगढ़ की जनता के साथ में विश्वासघात करते चले आए हैं अभी तक। कांग्रेस पार्टी से भी यहां से कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी से जो सत्ताधारी पार्टी है, केंद्र में भी उसकी सरकार है और उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर में भी उसकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, उनके भी कैंडिडेट हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यहां से कैंडिडेट घोषित किए गए हैं, और बहुजन समाज पार्टी जो आखिरी चरण में है, अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, उसका भी कैंडिडेट यहां से खड़े किए गए हैं। मगर निर्दलीय प्रत्याशी भी यहां से अम्बरीश कुमार जी विजेता आजमगढ़ की जनता को न्याय दिलाने के लिए यहां से ऐसे बाहुबलियों के बीच में जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, सड़क से संसद तक उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए यहां से मैदान में हैं। और मैं पूछना चाहता हूं जनता से कि आखिर इस वोटिंग में जो 1.5 साल का मात्र चुनाव होगा, इससे किसी की भी सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जनता से मैं वोट डालने से पहले ये अपील करना चाहता हूं कि पूछिए सवाल, जहां से तत्कालीन सांसद अभी जो इस्तीफा दिए हैं, उनके अखिलेश यादव जी सपा के यहां से सांसद थे, सपा मुखिया, तो उन्होंने आखिरकार इस आजमगढ़ के साथ में कौन सा न्याय किया, देश की जनता के लिए पार्लियामेंट में कौन सी ऐसी आवाज उठाई आजमगढ़ सहित पूरे देशवासियों के लिए पिछड़ों के मुद्दों को लेकर के। समाजवादी पार्टी लोहिया जी के बारे में और समाजवादी पार्टियों के बारे में बात करती है, तो कौन से ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए। अभी जो भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर में सवर्ण आरक्षण को लेकर के समर्थन करने का काम किया था, और बाहर में संसद मार्ग पर जब जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे इसके विरोध में, सवर्ण आरक्षण के विरोध में, तो वहां भी आकर के उन्होंने समर्थन किया था। तो ये जो दोहरा चरित्र रखने वाले लोग हैं, इनसे आजमगढ़ और देश की जनता क्या अपील कर सकती है, क्या अपेक्षा रख सकती है, इस बात को समझने की जरूरत है। इन पार्टियों के चरित्र को हमको जब तक समझेंगे नहीं, केवल वोट डालने से ही हमारा कल्याण नहीं होता है। दोस्तों, आप लोग सोचते हैं कि वोट डाला हमारा काम खत्म हो गया। असल में वोट एक बहुत जिम्मेदारी का भी एक मताधिकार है। उस मत का सही जगह इस्तेमाल करते हो तो वास्तव में ही आप लोग राजा बनते हो, और अगर गलत जगह इस्तेमाल करते हो तो आपको भिखारी बना करके इन्होंने छोड़ के रखा हुआ है। तो एक एक मुद्दे को लेकर के हम लोग ये बात रखना चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना जैसे जो बहुत अहम मुद्दा है, पिछड़ों की हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए, अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जो जाति आधारित मुद्दा है, इसको लेकर के इन्होंने कितनी आवाजें बुलंद की। और जहां तक किसानों के संदर्भ में हम बात करें, जिसको लेकर के भारत बंद भी हुआ, और किसानों की मैं बात करूं तो किसानों के लिए माननीय अखिलेश यादव जी और उन समाजवादियों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जनता से कहना चाहता हूं कि आप उनसे वोट डालने से पहले एक बार सवाल करें कि किसानों के मुद्दे को लेकर के जो 3 कृषि काले कानून बनाए गए बीजेपी के द्वारा, और उनको लेकर के जो बाद में फिर उन्होंने वापस लेने पड़े, उनको थूक करके चाटना पड़ा इन मुद्दों को लेकर के, कितनी बार समाजवादियों ने इसके लिए आंदोलन किए। क्या कोई एक पत्र तक लिखा? क्या किसी जिला मुख्यालय के अंदर में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया? इनके मुंह में दही जमी हुई थी उस समय, जो है जब किसान आंधी, बरसात, ठंडी, भयानक गर्मी, इनके ऊपर में रबड़ की गोलियां दांगी जा रही थी। अखिलेश यादव जी चुपचाप बैठे हुए थे, कोई भी एक आवाज तक नहीं निकाल रहे थे, चिड़ी चुप हो रहे थे उस समय। जो है जो किसानों के हित की बात करते हैं, तो किसान वोट डालने से पहले एक बार बात समझ लीजिएगा आप अपनी। जो है दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, न किसानों के संदर्भ में इन्होंने कोई बात उठाई, जाति आधारित जनगणना का मुद्दा मजबूरी में इन्होंने उठाया, और वो उठाने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल का मुद्दा है। तो ये केवल अपनी संपत्तियों को और अपने सारी व्यवस्था को बचाने के लिए लगे हुए हैं। ये सरेंडर हो चुके हैं शासक वर्ग के सामने, जो वर्तमान पार्टियां हैं, जो केंद्र में सरकार चल रही है जिन लोगों की, उनके सामने सरेंडर हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो वो कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो मृत अवस्था में पड़ी हुई है, बिल्कुल ऑक्सीजन पे अपनी सांसें गिन रही है, जो बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है। इसने आज की तारीख तो छोड़ो, जब से ये सत्ता में रही, लगभग ये 65-70 साल के अंदर में 57 साल तक छत्र राज रहा कांग्रेस पार्टी का,
और उस 57 साल में 65,000 दंगे फसादात कराने का काम हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये कांग्रेस पार्टी, जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, इन सेकुलर लोगों ने तमाम मुसलमानों को, सिखों के साथ में जो भयानक जिनोसाइड हुआ, जो नरसंहार हुआ, ये उसी केंद्र की उस समय की तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की देन है। तो इससे भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो आखिर ये किस मुंह से वोट मांगते जनता से? और मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि आखिर आप मुद्दों के आधार पर लोगों को चुनने का काम करें, ना कि पार्टी के आधार पर, ना कि जाति के आधार पर, ना कि धर्म के आधार पर लोगों को चुनने का काम करें, बल्कि मुद्दों के आधार पर जो भी कोई भी चुनाव हो, उनको मुद्दों के आधार पर लड़ने के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को आपको पार्लियामेंट के अंदर में चुन करके भेजना चाहिए। ऐसे में आप लोगों से पुरजोर अपील करना चाहूंगा इस मौके पर। साथियों, मैं बात करना चाहूंगा वर्तमान की जो भाजपा सरकार है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है केंद्र में, ये वही बीजेपी सरकार है जो लाशों पर राजनीति करने वाली है। लॉकडाउन के अंदर में तमाम इनके सारे के सारे व्यवस्था, सारे के सारे वादे फेल हो गए थे। गंगा में लाशों को फिकवा रहे थे, एक पैरासीटामोल तक भी नसीब नहीं हो पा रही थी उन लोगों के पास में, ऑक्सीजन की कमी से मर गए थे बहुत सारे लोग। और WHO ने भी सवाल खड़ा किया इन लोगों के ऊपर में। इतनी बदनामी हुई उस समय से लेकर के आज तक कि उन्होंने कहा कि आखिर 47 लाख से ज्यादा मौतें हुई। ये जो हत्यारी सरकार है, एक तरीके से इन लोगों से भी सतर्क रहने की जरूरत है। और जिसके सांसदीय चुनाव में आज की तारीख में यहाँ से उपचुनाव में जो लोग खड़े हुए हैं, उनसे सवाल पूछे जनता। 5-5 किलो अनाज बांट करके केवल लोगों के जमीर को खरीदने का काम, रोजगार धंधे छीनने का काम इनके द्वारा हो रहा है। तो ये सोचने और समझने की बात है आप लोगों के द्वारा। आप इनसे सवाल पूछो कि आखिर किस आधार पर हम लोग आपको वोट दें। हम लोग अब तक वोट ही तो देते चले आ रहे हैं। हमारी कौन सी ऐसी समस्या जिसको लेकर के आप लोग समाधान कर रहे हैं? सवाल पूछो इन भाजपाइयों से जिन्होंने सारे रोजगार छीनने का काम किया। अभी हाल फिलहाल में नौजवान जो है, पहले भी नौजवानों के ऊपर में लाठी चलवाने का काम इन्होंने किया। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी। इन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। इन भाजपाइयों ने बहुत बड़े बड़े विदेशों से काला धन वापस लाने की बात कही थी और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए भिजवाने की बात कही थी। ये वही भाजपाई लोग हैं। क्या किया इन लोगों ने बताइए? इनकी पूर्ण बहुमत से सरकार चल रही है। और जब हमारा नौजवान नौकरी मांगता है, बेरोजगार जब घर में बैठा हुआ है, तो उनके ऊपर में लाठी डंडा चलवा कर उनकी टांगे तुड़वाने का काम ये सरकार करती है। अभी जो काले कानून उन्होंने पारित किए हैं, अभी जो योजनाएं ये लोग लेके आ रहे हैं, ये जन विरोधी योजनाएं हैं। अभी अग्निपथ को लेकर के ये तमाम जो है अग्निवीरों की भर्ती का जो मामला उठाया, पूरा देश जलने का काम हो रहा है। ये धार्मिक मुद्दों को लेकर के धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी है, इससे सतर्क रहने की जरूरत है। ये वादे कुछ करते हैं और उनके काम जो है पूरी तरीके से अलग ही होते हैं। वो वादों से हट करके ये अपना काम करते हैं। इसलिए मैं जनता से कहना चाहता हूं कि सोच समझ करके अपना प्रत्याशी इतिहास बनाने के लिए चुनने का काम करें। अभी चुनाव आयोग को लेकर के भी बहुत सारे सवालात पूरे देश भर के अंदर में, दुनिया भर में खड़े हो रहे हैं। भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के लोगों का, मतदाताओं का विश्वास ही उठ चुका है। तो मैं जनता से यह कहना चाहता हूं, अगर इस विश्वास को आपको पुनर्जीवित करना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं, तो पहले जैसे निर्दलीय प्रत्याशी चुन करके आते थे, तो इस बार एक निर्दलीय प्रत्याशी को ही यहाँ की जनता, जो भविष्य में एक बहुत बड़ा विकल्प बन सकती है आप लोगों के लिए, इस निर्दलीय कैंडिडेट को हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी ने समर्थन दिया हुआ है। और इसके समर्थन से अगर ये सम्मानित जीत के साथ में आप लोगों ने, अगर आप इनके ऊपर में अपना मताधिकार का, इनको वोट देने का काम किया, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस क्रांतिकारी धरती से हो सकता है। आजमगढ़ का नाम न केवल देश में, उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर में हो सकता है कि हाँ, आजमगढ़ की जनता ने वास्तव में एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया। इसलिए मेरे प्यारे सम्मानित आजमगढ़ के मतदाता बंधुओं, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप एक इतिहास बनाने का काम करें। इस 1.5 साल के कार्यकाल की जो सांसदीय रहेगा इस क्षेत्र में, अखिलेश यादव जी मान लीजिए यहां से अगर हार जाते हैं, तो या बीजेपी यहां से हार जाती है, तो उसकी सरकार गिरने वाले नहीं है। अगर अखिलेश यादव जीतते हैं, इनके भाई धर्मेंद्र यादव जीतते हैं, तो वो सरकार, ऐसा नहीं हो सकता कि एक सीट से वहां से बीजेपी की सरकार गिरा दें और अपनी सरकार बनाने का काम करें। साथियों, ये लोगों ने जो वादा खिलाफी करने का काम किया है, इनके लिए एक बड़ा मजबूत
विकल्प खड़ा हो सकता है भविष्य को ध्यान में रखते हुए। इसके लिए तमाम जो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है, एमएसपी पर कानून बनाने की बात है किसानों के लिए, और ये वही समाजवादी लोग हैं, इनसे सवाल पूछे जनता। मैं तो कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने 2012 के अंदर में जो मैनिफेस्टो लिखा था, मुसलमानों को 18% आरक्षण देने की बात कही थी, क्या हुआ उस 18% आरक्षण का? 5 साल सरकार चला करके आपने फाउंडर मेंबर चाचा आजम खान साहब को भी जो है, जो इतने साल जेल में रहे, इतने वर्षों तक जो है, वो उनके लिए भी आप लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं किया। तो मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं, आखिर जिसको आप सेकुलरिज्म की पार्टी कहते हैं, ये समाजवादी पार्टी, इसके अंदर में आज की तारीख में कांग्रेस की आत्मा घुस गई है। तो जैसे कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करती थी मुसलमानों का, वैसे समाजवादी पार्टी भी आज आपका केवल और केवल मात्र इस्तेमाल कर रही है। इसलिए मैं तमाम नौजवानों से, खास तौर पर जो परिवर्तनवादी विचार रखते हैं, उन सभी लोगों से मैं बहुत पुरजोर अपील करना चाहूंगा कि अम्बरीश कुमार विजेता, जिनका चुनाव चिन्ह चारपाई है, 4 नंबर का बटन है वैलिड मशीन के ऊपर में, 4 नंबर के सामने वाला बटन दबा करके उनको भारी मतों के साथ में आप लोग विजयी बनाने का काम करें, और जनता यहां से परिवर्तन लाएगी, ऐसा मैं आप लोगों से अपील कर। मैं यही कहना चाहूंगा इस मौके पर कि आप कल 7 बजे से जैसे ही वोटिंग शुरू होती है, सबसे पहले अम्बरीश कुमार विजेता जी अपने अपने बूथ पर जाकर के भारी मतों के साथ में उन्हें विजयी बनाने का काम करेंगे। और इन कांग्रेसियों से, इन भाजपाइयों से, इन समाजवादियों से और इन बहुजन समाज पार्टी के लोगों से, मैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में भी एक बात अपने सभी दर्शकों से, सभी साथियों से जो सुन पा रहे हैं, मेरी आजमगढ़ के साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस, ये जो बहुजन समाज पार्टी है, जब इसके 19 सांसद चुन के आए थे, तो 19 सांसद रहने के बाद भी इन्होंने 10 साल तक लगातार जो है कांग्रेस का समर्थन किया। पहले 4 से 9 तक कांग्रेस का समर्थन किया बसपा सुप्रीमो के द्वारा, और फिर उसके बाद में 9 से 14 तक इन्होंने समर्थन किया। तेलंगाना में आपने देखा होगा, आंध्र प्रदेश को अलग करके तेलंगाना जब स्टेट बना, तो केवल 5, 6, 7 सांसदों ने पूरे संसद को बंद करने का काम किया। ये 19 लगातार ये लोग जो कांग्रेस का समर्थन करते रहे, और ये मरे हुए हाथी के अंदर में आप जान फूंकने का काम करोगे। ये हाथी मर चुका है पूरी तरीके से, अभी इससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर मान्यवर कांशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का साकार करना है, तो निश्चित तौर पर आपको अपना एक विकल्प खड़ा करना होगा। इनके पीछे लगने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप लोगों से इसी अपील के साथ में कि आप लोग एक निर्दलीय प्रत्याशी को भी, जिससे लोकतंत्र की रक्षा हो सके, लोगों का विश्वास को जीता जा सके कि वास्तव में ये ईवीएम मशीन सही है। और अखिलेश यादव जी भी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात, वो कहावत उनके ऊपर सिद्ध हुई जब उनके जीते हुए कैंडिडेटों को भी हराने का काम किया गया 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो इस बात को भी ख्याल रखना चाहिए कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये केवल अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुके हैं सत्ताधारी पार्टी के आगे। विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं रहा है, जनता ही विपक्ष बनी हुई है। कई बार भारत बंद हो रहे हैं इन बातों को लेकर के, इन सामाजिक मुद्दों को लेकर के, चाहे वो ओबीसी का जाति जनगणना का मुद्दा हो, एमएसपी पर कानून बनाने की बात हो, चाहे मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी देने की बात हो, या अनुसूचित जाति के साथ साथ में ओबीसी की जाति के हमारे अधिकारी कर्मचारियों को भी पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए, ये मुद्दा हो। ऐसे तमाम मुद्दों के साथ में आज जनता ही विपक्ष बनी हुई है, सड़कों पे आकर के आंदोलन कर रही है। इन लोगों से हम कोई बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप इस संदेश को आजमगढ़ के बूथ बूथ तक पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसे मैं आप लोगों से पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, अपने जीवन में से बहुमूल्य समय निकाल करके इन बातों पर आपने समय दिया, और इनको जन जन तक पहुंचाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए आप ये काम करेंगे। इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और आजमगढ़ की जनता के तक पहुंचाने का काम करेंगे जन तक। ऐसे में अपील के साथ में अपनी बात को यहीं रोकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू वेरी मच।